हमारे जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जीवन से ही हमें अनुशासित रहने का मंत्र दिया जाता है, लेकिन कभी कभी बाद में इस मंत्र को भुला दिया जाता है। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो समय पर हमारे काम पूरे नहीं होंगे और हम अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि अनुशासन का महत्व समझने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना कार्य समय पर पूरा करता है, बल्कि अवसर मिलते ही सफलता अर्जित कर लेता है। हेलो इंडिया, मैं हूं नरेंद्र सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में क्या कुछ है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के द्वारा I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कौन होगा शामिल? आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है तैयारियां? इसके अलावा देश की तमाम मुख्य खबरें होंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कौन है आगे? श्रीलंका की स्थिति से जुड़ा हर अपडेट, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी जानकारी। पॉजिटिव स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे एक शख्स ने गैस गुरु बनकर बनाई नई पहचान। साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ और सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लपेड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। ये सभी नेता समूह की रूपरेखा के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और साझा हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में आर्थिक सहभागिता मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नीदरलैंड के अपने समकक्ष मार्क रूट के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पानी संबंधी रणनीतिक साझेदारी, कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग, उच्च तकनीक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की। संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार 16 जुलाई को शाम 4 बजे लोकसभा संसदीय दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोवा का दौरा करेंगी। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 15 जुलाई 2022 से 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 15 जुलाई से 75 दिन के एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने पिछले हफ्ते सभी के लिए कोविड टीके की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच अंतराल को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। गुजरात के बड़ौदा में गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह परिवहन क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही उच्च प्रशिक्षित श्रमिकों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की स्थिर गति से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी भी दी। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 2,798 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई रेलवे लाइन से गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थान को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हितधारकों से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश आज तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में DPSUs मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मिनिस्ट्री ने 2025 तक लगभग 1.25 लाख करोड़ माने 1,75,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम 837 लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और जिसमें 35 to 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से कुछ ऐसे शब्दों और वाक्यों की नई सूची तैयार की है जिन्हें अब असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही के दौरान सदस्य अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अमर्यादित आचरण माना जाएगा। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि कार्यवाही के दौरान अपमानजनक, असंसदीय, अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। बात करते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और आज से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा 26 जुलाई तक चलेगी। यात्रा को लेकर DGP मुख्यालय की ओर से सुरक्षा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 3 प्रमुख मार्गों पर हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे किया जाएगा। यह मार्ग होंगे हरिद्वार से मेरठ, गोरखपुर से अयोध्या और प्रयागराज से वाराणसी। इस बार यात्रा की निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश जाएंगे। वे जोलान जिले की ओरल तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्सप्रेस वे के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के भोरंज में 90 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही आधुनिक दमकल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण किया और NCERT भवन का भी शिलान्यास किया। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पूंजी योजनाओं का प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसे 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मणिपुर सरकार ने राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अगले सप्ताह तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मणिपुर में 77 से ज्यादा लोगों में कोविड संक्रमण पाया गया है। इस दौरान 442 कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में संक्रमण दर 15.8% है। दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में बारिश संबंधी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश से हुए नुकसान के कारण कच्छ, नवसारी और डांग जिलों में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। बारिश की वजह से 51 राज्य राजमार्ग और 400 से अधिक पंचायत मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। NDRF के 18 दलों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है और 2 दलों को तैयार रखा गया है। इधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5 मौतों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। मुंबई और उसके निकटवर्ती इलाकों में बारिश होने के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। IMD ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले, नंदुरबार, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड़ और नासिक जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में बाढ़ के कारण पानी की मात्रा बढ़कर 15 लाख क्यूसेक हो गई। कोनासीमा और एलुरु जिलों की कई बस्तियों के करीब 10,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वे राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दे पाएं। ओडिशा में बारिश गजपति जिले में हुए भूस्खलन से कम 10 घर क्षतिग्रस्त हो गई। मलकानगिरी और कालाहांडी जिले में मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। राज्य के दक्षिणी हिस्से के 9 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे पहाड़ी इलाकों में और भूस्खलन हो सकता है। कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नौपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, गंजाम और नायागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़, गजपति, खुर्दा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, बौद्ध, सोनपुर, बारगढ़, अंगुल, ढेकानाल और क्योंझेर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली में भारी बारिश के बाद भजोगी नाले में बाढ़ आ गई। इस दौरान नाला हाईवे के ऊपर से बहने लगा और पानी पास के बस स्टैंड में घुस गया। अचानक आई बाढ़ से हिमाचल रोडवेज की कई बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। साथ ही आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर रवाना होने की तैयारियों में हैं। मालदीव में वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि गोटबाया राजपक्षे कभी भी मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि श्रीलंका ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सेना के एक विमान से देश छोड़कर मालदीव जाने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सरकार बनाने और दिवालिया हुए देश में अराजकता फैलने से रोकने के लिए 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्य विपक्षी दल सामागी जन बालवेगिया और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के बीच बैठक हुई। इस बीच श्रीलंका की सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक समाधान का आह्वान किया। उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी से मुलाकात की। भारत उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद राज्य की संप्रभुता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देश कई प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान स्थिति साझा करते हैं। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री चुने जाने की कवायद तेज है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके सुनक को बुधवार को हुए पहले राउंड के मतदान में सर्वाधिक मत मिले हैं। अगर आगामी मतदान के चरणों में भी यही स्थिति रही तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हंगरी की सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है। हंगरी के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि हंगेरियन परिवारों की रक्षा करने और कई अन्य देशों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हंगरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा करती है। बांग्लादेश सरकार ने एम मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। रहमान मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त मध्य पूर्व की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसी क्रम में बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचे। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया। इस मौके पर जो बाइडेन ने कहा कि ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये हमारे दोनों देशों के बीच अटूट बंधन व्यक्त करता है। और अब बात करते हैं आज की गतिविधियों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद में आज सुबह 11 बजे थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी का दौरा करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट का उद्घाटन करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सुबह 10 बजे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 75 उद्यमियों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान वे पशुपालन अवसंरचना विकास कोष पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु में आज से राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,
एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई-नैम लॉन्च करेंगे। और आज सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। तो शालिनी, अब बात करते हैं इतिहास की, यानी कि आज के दिन से जुड़े हुए इतिहास की, उन मुख्य घटनाओं पर नज़र जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम किसी विशेष कारण से दर्ज कराया है। 14 जुलाई वर्ष 1789 को फ्रांस की जनता ने मशहूर बेस्टिल के किले पर धावा बोल दिया था। बेस्टिल पेरिस के मध्य युग के एक किले और जेल का नाम है। शुरू में इसका निर्माण कार्य एक किले के तौर पर किया गया था, जो पेरिस शहर के पूर्वी दरवाजे की रखवाली के काम में आता था। उसके बाद इसे फ्रांस के राज्य कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। खास तौर पर 17वीं और 18वीं सदी के दौरान महत्वपूर्ण लोगों के लिए कैद की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। आज ही के दिन जनता ने बेस्टिल के किले पर हमला किया और इसी दिन को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। फ्रांस की जनता के सम्मान में हर साल आज ही के दिन को राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आतिशबाजी और परेड का आयोजन होता है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती है। इस दिन सामूहिक अवकाश भी होता है। इस अवसर पर रिपब्लिकन गार्ड, घोड़े, प्लेन, हेलीकॉप्टर, वाहन और सैनिक शामिल होते हैं। अब बात करते हैं आज की पॉजिटिव स्टोरी की। नरेंद्र, कहते हैं ना कि जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है अगर आपके हौसलों में ताकत हो, और यही कुछ देखने को मिला हमें एक खास शख्स के दौरान। एक खास शख्स ने ऐसा काम किया कि उन्हें गैस गुरु की संज्ञा दे दी गई और उनके इस काम को काफ़ी पहचान मिली। और शालिनी, ये गैस गुरु न सिर्फ गैस बनाते हैं बल्कि ये बिजली का भी उत्पादन करते हैं। तो देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में इस गैस गुरु की कहानी। ये हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पटलावदा गांव के किसान देवेंद्र परमार। इन्होंने अपने खेत में बायोगैस प्लांट लगाया है। इस प्लांट के जरिए देवेंद्र गैस और बिजली दोनों पैदा कर रहे हैं। इस प्लांट में रोजाना 100 यूनिट बिजली पैदा हो रही है। दरअसल देवेंद्र परमार का डेयरी का व्यवसाय था। यह आसपास के गांव से दूध खरीदते थे। दूध लाने ले जाने में इन्हें रोज लगभग 3000 रुपए का डीजल और पेट्रोल डलवाना पड़ता था। इस खर्च से परेशान देवेंद्र को गोबर गैस के संयंत्र को बायोगैस प्लांट के रूप में कन्वर्ट करने का आइडिया आया। इसमें तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत आई थी। आज इस प्लांट में रोज करीब 70 किलो गैस का उत्पादन हो रहा है। इस गैस का उपयोग कर देवेंद्र अपने वाहनों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के चला रहे हैं। तो सीएनजी को अगर बेचते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये डेली का है, पर अभी हम 3,000 रुपये रोज डीजल बचा रहे हैं, खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं सीएनजी। जितनी हमें ज़रूरत लगती है इतना प्यूरिफिकेशन कर करके ट्रैक्टर और हमारा पिकअप और हमारा अल्टो और मोटरसाइकिल चारों सामान चला करके हम 3,000 रुपये रोज कम से कम बायोगैस से बचा रहे हैं। देवेंद्र सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आज ये लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। देवेंद्र केचुआ खाद का उत्पादन भी करते हैं, जिसकी बिक्री से इन्हें रोजाना 3,000 रुपए की आय होती है। इनके पास 100 दुधारू पशु हैं, जिनका दूध बेचकर 4,000 रुपए की कमाई हो जाती है। इस तरह महीने भर में करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की ये कमाई कर रहे हैं और सालाना इनकम करीब 25 लाख रुपए है। देवेंद्र ने अपने खेतों में पिछले 4 साल से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। इनके मवेशियों के लिए चारा भी जैविक खाद से ही पैदा होता है। जैसे पशु भी सेल करने का जाता है, केचुआ खाद आ जाता है, दूध आ जाता है और सीएनजी आ जाता है। बायोगैस प्लांट की बात करें तो मवेशियों के लिए बनाए गए शेड में नालियां और कंप्रेसर इस तरह से फिट किए गए हैं कि गौमूत्र और गोबर ऑटोमेटिक संयंत्र में चंद मिनटों में चला जाता है। देवेंद्र ने मवेशियों को दिया जाने वाला चारा काटने से लेकर उन्हें दूध बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला दाना बनाने की मशीन भी खेतों में लगा रखी है, जिसमें 5 मजदूरों को रोजगार मिला है। शालिनी, अब बात करते हैं संसद टीवी के एक और विशेष प्रोग्राम की। हेलो इंडिया के बाद 9 बजे आप देखना ना भूलें कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट।
कमेटी रिपोर्ट में आज चर्चा होगी शिक्षा और नई शिक्षा नीति पर संसदीय समितियों की रिपोर्ट की। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालयों की जो साख है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी परीक्षा प्रणाली पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक मार्ग दिया है, उसके लिए मार्ग भी दिया है, दर्शन भी दिया है, प्रक्रिया भी दी है। संसद टीवी के सभी कार्यक्रमों को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और नरेंद्र, यहाँ ये बता दें कि हेलो इंडिया में हम जो भी पॉजिटिव स्टोरी दिखाते हैं और जो खबरें दिखाते हैं वो सभी आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें। और साथ ही नरेंद्र, संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ भी हमारी आईडी को ज़रूर फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नरेंद्र, अब फिलहाल हो गया है चलने का समय, लेकिन चलते चलते हम किन खास तस्वीरों को लेकर आए हैं? शालिनी, कल यानी कि 13 जुलाई को आसमान में साल का सबसे बड़ा चांद था, जिसे सुपर मून भी कहा जाता है। इस खगोलीय घटना में शालिनी क्या होता है कि पृथ्वी, चंद्रमा जब होता है वो पृथ्वी के और करीब आ जाता है, जिसमें चांद और चमकीला हो जाता है और सबसे करीब दिखता है और सबसे बड़ा दिखता है। तो हम इस चमकीले चांद की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तो आप दीदार कीजिए इस चमकीले खूबसूरत बड़े से चांद की। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।